So I'm going to start second LAW session, in which I'm going to discuss about few questions related to the topic electrochemistry and surface chemistry. These questions are taken from last year UPSC mains paper as well as IFS 2023 exam. Correct? So now let's start with the first question of today's session. अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, calculate the mean ionic activity coefficient of an aqueous solution of potassium ferricyanide at 25 degrees Celsius and the value of A is given to you. Although question is of 8 marks, last year का क्वेश्चन है, इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड रिजल्ट। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहां पे सिर्फ इतना बताना है कि मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है या क्यों है। तो वी नो दैट it is very difficult to determine the activity of each ion present in the solution. So the concept of mean activity or mean ionic activity coefficient came into the picture. ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। फिर पोटेशियम फेरिसाइनाइड के बारे में उसने बात किया है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड लिया और 2 आयंस में ब्रेक होता है वो। पोटेशियम उसका काउंटर आयन है और फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन है। उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की है, ठीक उसी तरह से यहां पर हमने सॉल्व किया है। ये अगर 0.002 है तो पोटेशियम इसका थ्राइस हो जाएगा, 0.0. Now valency of potassium is +1, so Z plus will be 1, and valency of ferricyanide ion is 3, so Z minus equal to -3. बट उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर प्लस लिख गया, इसको माइनस कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है तो माइनस बिकम प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द आयनिक स्ट्रेंथ। जो बेसिक नीड है वो मैंने पूरी किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, मैंने आपको जनरल वे में लिखकर दिखाया है क्वेश्चन कि इसका सोल्यूशन जनरल वे में कैसे होगा और स्पेसिफाइड कैसे होगा। जनरल में तो ये है कि हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन डिवाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ। बट यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि डिवाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ कोरिलेट द आयनिक स्ट्रेंथ विद मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक लाइन यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ये जनरल सोल्यूशन है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको एवरेज मार्क मिलेगा। उस एवरेज मार्क से 1 नंबर आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको डिवाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ के बारे में 1 या 2 लाइन वहां पर ऐड करनी पड़ेगी। ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, आपको याद होगा नोट्स में ग्राफ भी बनाया गया है, ग्राफ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैंने ग्राफ वहां पर नहीं डाला है, बट इफ यू हैव टाइम डेफिनेटली यू कैन शो द ग्राफ। द ग्राफ वर्सेस ग्राफ ऑफ log गामा प्लस माइनस वर्सेस √i। करेक्ट। दूसरा, अब जो गामा का वैल्यू निकल करके आएगा, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, बट आई थिंक लेस देन 1 ही आएगा। एंड लेस देन 1 का मीन्स क्या हो गया? इट इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन।
where attraction forces are more than repulsion forces. तो यहाँ पर कमेंट कर देना है कि सोल्यूशन नॉन आइडियल है और जो इंटरआयनिक फोर्सेज हैं वो कौन से डोमिनेट कर रहे हैं। गामा 1 होता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, लेस देन और ग्रेटर देन 1 होता है नॉन आइडियल के लिए। वहां पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स का हम कंपैरिजन कर लें। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट पर हम कमेंट कर लें, कमेंट ऑन रिजल्ट। नाउ let's proceed on our second problem, which is again a previous year question 2023 में आया है। is asking calculate the E naught value for the half reaction and two other half reactions are also given. Although इस क्वेश्चन का भी मार्क्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई थिंक 8 मार्क्स ही था। सो अब इसको औरों से अलग हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ई नॉट डिफाइन कर लेते हैं कि ई नॉट क्या होता है, क्या इससे हमें आउटपुट मिलता है ई नॉट से। उसके बाद न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो जो गिवन टर्म्स हैं वो लिखें। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अ लैटिमर डायग्राम and Latimer diagram is based on the conservation of energy, or you can say that conservation of Gibbs free energy during the redox process. Latimer diagram हमने क्या किया, एलिमेंट को क्रोमियम को उसके डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दिया और यहां पर हमने कौन सा लॉ लगाया, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। +3 से 0 स्टेट अचीव करने के लिए हमने डायरेक्ट अचीव किया या 2 स्टेप्स में किया। टोटल डेल्टा जी विल रिमेन सेम एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। उस फॉर्मूले का यूज किया और E नॉट का वैल्यू निकाल दिया, विच कम्स टू बी -0.74 वोल्ट। अभी रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट पे कमेंट करते हैं। नेगेटिव एसआरपी मींस रिएक्टिव मेटल है, metal have tendency to get oxidized or to lose electron or to act as a strong reducing agent. So -0.74 volt means suggests that chromium has ability to oxidize in Cr+3 spontaneously and chromium is a good reducing agent. करेक्ट। बाकी सारी वैल्यूज को भी देखिए, तो अगर मैं कंपेयर करूं क्रोमियम की एबिलिटी Cr से Cr+2 जाने की और क्रोमियम की एबिलिटी Cr से Cr+3 जाने की, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आई फाउंड दैट जो Cr से Cr+3 है उसके लिए जो वैल्यू आ रहा है वो -0.74 वोल्ट है, जबकि +2 के लिए कितना है, -9 वोल्ट। मींस क्रोमियम कैन इजिली ऑक्सीडाइज इनटू +2 बिकॉज मोर नेगेटिव एसआरपी है। यहां मैंने कंपैरिजन कर दिया। ऑल दो क्वेश्चन की डिमांड कंपैरिजन नहीं है, आप बस रिजल्ट में बता सकते हो कि Cr+3 में जाने की एबिलिटी रखता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, और कंपेयर कर सकती हो कि +2 में जाने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है रादर देन +3 में जाने। यानी अगर मैं क्रोमियम की रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप करता हूं जो कि +2 का है, तो क्रोमियम रॉड से आयन सोल्यूशन में ज्यादा स्पीड से जाएंगे इन कंपैरिजन टू क्रोमियम +3 सोल्यूशन। इस तरह से हमने रिजल्ट पर यहां पर कमेंट कर लिया। अब इसमें कोई ग्राफ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्राफ नहीं आ सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम ग्राफ बना सकते हैं। अब ये PYQ है क्योंकि लास्ट ईयर का हमारे में कवर नहीं है 2023 का। अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कैसे कट करें।
कई बार हम ये नहीं कर सकते, कई बार आपको अगर उसमें नंबर चाहिए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा टच करके भागना होगा। अब यहां पे देखिए, इज आस्किंग दैट ड्रॉ द वेरियस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स इन्वॉल्व इन मोनोलेयर एंड मल्टीलेयर फॉर्मेशन। Now also explain these curve based on Beck theory. So आइसोथर्म कर्व्स जो है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स, ये 5 टाइप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, सबसे पहले आपको बेक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट you need to discuss. Also you need to give the Beck equation. Without equation you are not able to draw the graphs. तो अब नाउ यू कैन अज्यूम कि कितना बड़ा ये क्वेश्चन बनने वाला है, बट यही डिमांड है क्वेश्चन की। तो बैट इक्वेशन लिख दीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सेपरेट कहीं किसी क्वेश्चन से टाइम बचा करके देना होता, आप सिर्फ बैट इक्वेशन लिखिए, थोड़ा बहुत उसको उसकी जो कांस्टेंट है उसके बारे में सिर्फ बता दीजिए, डिफाइन मत करिए, सिर्फ बता दीजिए कि ये सैचुरेशन प्रेशर है, वॉल्यूम है, सी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और आप बताएंगे कि यूजुअली 5 टाइप्स के जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो ऑब्जर्व होते हैं, और वही ग्राफ ये है। अब आपको इन ग्राफ के बारे में भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है जो कि नोट्स में भी है मेरे। ये क्वेश्चन टाइम लेगा ही लेगा, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड में लगभग सब कुछ पूछ दिया। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसके सारे पार्ट को लिखना ही मैक्सिमम मार्क्स लाने का एक तरीका है। यानी इसको इसमें क्वेश्चन को फ्रेम करने के बारे में सोचना ही नहीं है कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, बस जो पूछा है लिखते जाना है। दिस इज द ओनली पॉसिबल वे। तो आप बस बैट इक्वेशन लिखिए कि बैट इक्वेशन क्यों लिखी गई, लैंगम्यूर और फ्रेंडलिक ने केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया, बट बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो मल्टीलेयर फॉर्मेशन के लिए ये वाली थ्योरी आई और सैचुरेशन का कंसेप्ट उसने दिया। उसके बाद इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन में जो सिंबल यूज किए उसके बारे में लिखिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ये सारे पॉइंट्स ग्राफ के जो है वो आप डिस्कस करिए। टाइप 1 ग्राफ किस लिए बनाया गया है, टाइप 2 ग्राफ किस लिए बनाया गया है, 4 एंड 5 उनके एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और टाइम बच नहीं रहा है तो आप एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वी नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड जितना भी डिमांड किया वो सारा कंप्लीट कर। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हो। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एजम्पशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिपीटेड होगा। हालांकि ये पीवाईक्यूज में से नहीं है, बट ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का। सो व्हाट आर द मेन assumptions on which an equation for the adsorption isotherm was derived by Langmuir, and what are its drawbacks? Derive the expression and explain how the equation account
for the adsorption at high pressure and low. यहां पर आंसर को हम अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। यहां पर आपके राइटिंग स्किल से आपको नंबर दिलाएंगे, क्योंकि लगभग हर स्टूडेंट लैंगम्यूर को लिख रहा होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन, ये पिक्चर में क्यों आया। हमें पता है कि सबसे पहले फ्रेंडलिक आइसोथर्म आया। सबसे पहली लाइन जो हमें लिखनी है वो किसके बारे में लिखनी है, आइसोथर्म के बारे में। ग्राफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर at constant temperature is known as adsorption isotherm. Freundlich gives an isotherm which explain the physical adsorption of gaseous molecule on a solid adsorbent, and he consider the formation of multilayer on the surface of adsorbent. But Freundlich does not explain about the chemical adsorption. दूसरा ड्रॉबैक ये भी था फ्रेंडलिक का कि वो पूरी इंपेरिकल इक्वेशन थी, चीजें एक्सप्लेन नहीं थी। तो फ्रेंडलिक के बारे में आपको यहां पर बताना पड़ेगा। उसके बाद आप बताएंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द केमिकल एडसॉर्प्शन लैंगम्यूर प्रोड्यूस हिज एडसॉर्प्शन थ्योरी। So Langmuir adsorption theory explain the chemical adsorption. उसके बाद we will discuss the postulates. There are so many postulates, as we know that surface of the solid is made of elementary site. These sites are equivalent in terms of size, shape and geometry, and they have ability to adsorb gas molecule. उसके बाद सारे पोस्टुलेट लिखने के बाद जो 2 स्टेप में प्रोसेस होता है, सरफेस पर कुछ गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं और रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल डिसऑर्ब्स होते हैं, के डी। उसके बाद आपने फ्रैक्शन निकाला, थीटा का वैल्यू निकाला। थीटा का वैल्यू निकालने के बाद डेरिवेशन करने के बाद आपने ये इक्वेशन बना ली। अब देखिए सवाल में ये इक्वेशन बनाने के बाद उसने पहले ड्रॉबैक पूछ दिया है, बाद में पूछा है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे क्या करना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है। हालांकि जैसे ही थीटा का इक्वेशन आएगा साथ में हम ग्राफ दे देंगे। ग्राफ में जो नेसेसरी पॉइंट है यहां पर सैचुरेशन आ जाता है, रिएक्शन 0 ऑर्डर हो जाती है, यहाँ पे लीनियर है, और यहाँ पी की सम पावर कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। ये कब होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तो आप ये दिखा सकते हैं ये लो प्रेशर पर है। ग्राफ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर दें। ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर होता है एंड दिस इज एट हाई प्रेशर। मैं बहुत रफ वर्क यूज कर रहा हूं। द पर्पज ऑफ दिस क्लास इज जस्ट टू मेक यू परफेक्ट इन द आंसर राइटिंग। आंसर बताना पर्पज नहीं है, कैसे लिखना है वो पर्पज। आंसर्स तो आपको दिए हुए। अब यहां पर आपको ड्रॉबैक दे देना है लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन थ्योरी का। ड्रॉबैक या लिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, तो यहां पर ही देना है। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा लिख दीजिए। ड्रॉबैक क्या है, वी नो दैट कि सॉलिड इज नॉट होमोजीनियस। जो रियल सरफेस होती हैं दे आर हेट्रोजीनियस। So each site have different ability of adsorption.
नॉर्मली कोई भी सॉलिड सरफेस होती है वहां पर इम्परफेक्शन होता है, इसकी वजह से शेप एंड साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है सरफेस पर, और हमेशा मोनोलेयर नहीं होती, लो प्रेशर पर ही मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। जो भी ड्रॉबैक है वो हमने यहां पर दे दी। अब यहां पर एक पॉइंट और आ सकता है, क्योंकि हमने यहां पर मोनोलेयर को अज्यूम किया है और मोनोटॉमिक गैस को कंसीडर किया है। यदि वो गैस मोनोटॉमिक ना होकर पॉलीएटॉमिक होगी तो जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, where n is atomicity, n is equal to 2 for diatomic, 3 for triatomic। यहां पर ये बोनस पॉइंट के तौर पे आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर पर इसको एक्सप्लेन करो। अब आप क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलेंगे, हेडिंग बना सकते हैं, बिहेवियर ऑफ लैंगम्यूर isotherm at different pressure। Now case 1 we can consider low pressure। लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। केस 2 हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। केस 3 आप अपने आप बना सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है। दिस इज हाउ वी कैन डील विद द लैंगम्यूर क्वेश्चन, लैंगम्यूर थ्योरी। होप यू अंडरस्टैंड द आंसर राइटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जैसा पूछा है इक्वेशन को हम वैसे ही लिख रहे हैं, ड्रॉबैक्स पहले पूछी है और हाई प्रेशर और लो प्रेशर पर बिहेवियर अलग से पूछा। अगर आप पे टाइम बचता है तो हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज के लिए भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है, प्रेशर की जगह हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन वो वाली सारी बातें हेडिंग में नहीं आएंगी, साइड में आएंगी, और जो हेडिंग होगा बोल्ड लाइंस होंगी वो ये बता रही होंगी जो क्वेश्चन की डिमांड है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है जो कि 2010 में पूछी गई है। इसके आने के चांसेस, इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसको कैसे डील करना है बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है बट क्वेश्चन 14 मार्क्स में है। मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सॉल्व किया इसलिए ताकि आपके पास इसका आंसर रहे, और आई थिंक नोट्स में ये सॉल्व भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl वी नीड टू कैलकुलेट। यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आएगा, ये किस तरह का सेल है, अगर आपको समझ आ रहा हो क्या किया गया है। सिल्वर रॉड इज इमर्स्ड in a 0.1 m KCl solution so that we can get AgCl. In other side, silver rod is immersed in AgNO3 solution. Means here cathode and anode both are silver. Such type of cells are known as electrode concentration. As silver is oxidized, at the same time silver is getting reduced. The E0 cell is taken as 0. तो सबसे पहले आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके बारे में आपने बात की। उसके बाद सेल इक्वेशन, यहाँ पर ये सेल इक्वेशन है, क्योंकि सिल्वर यूज किया तो आप इसे
कैथोड का लिख दें, इसे आप एनोड का लिख दें, नीचे ए लिख दें रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, एनोडिक कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है। केसीएल की जो टेंडेंसी है वो सिल्वर को डिसॉल्व करके एजीसीएल बनाने की है, पर वो कितना बनेगा वो हमें नहीं पता है। सैचुरेशन, जो सोल्यूशन है आपका वो सैचुरेशन पे आया है। हमने क्या करना है, नास्ट इक्वेशन का यूज करना है। आप नास्ट इक्वेशन पर एक लाइन लिख सकते हैं कि कोरिलेट ईएमएफ ऑफ द सेल विद द रिएक्शन क्वोशेंट Q एंड ई नॉट सेल। फिर आप इक्वेशन लिखकर Q की कैलकुलेशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एट एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एट कैथोड। मींस अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो नेट इक्वेशन होगी उसमें n इज इक्वल टू 1 है, n का वैल्यू 1 है। सारी वैल्यू यहां डाल दी, डालने के बाद बेसिक सी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोड पर निकल करके आ गई। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा जल्दी किए तो आप एक बार वेरीफाई करना, ऐसे तो ठीक होगा। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। अब यहां पर केएसपी के बारे में आप दो लाइन लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions present in a salt in its saturated solution. So AgCl when dissolved in water it dissociate into ions and we are considering the saturated solution. So KSP of AgCl will be concentration of Ag plus ion in its saturated solution multiplied by concentration of Cl minus ion in its saturated solution. Now concentration of Ag plus we just calculated by using Nast equation, and 0.1 m KCl solution is used, so we can multiply it by 0.1. Unit is molarity square. अब आंसर पे कमेंट करना है। As we can see that the value of KSP is too low, which suggests AgCl is a sparingly soluble salt, partially soluble salt. At this condition 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, इस कंडीशन पे sparingly soluble salt. यानी एज द सेल रिएक्शन प्रोसीड, सिल्वर रॉड है उसका डिसोल्यूशन या सिल्वर में से जो आयन निकल के सोल्यूशन में जाएंगे वहां पर AgCl बनेगा, उसका कंसंट्रेशन लो होने वाला है। हमने केएसपी से जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ उसके बारे में भी बात कर। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहला जो पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन सेल को डिफाइन करना है। दूसरा पार्ट है सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है, एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन के बाद नस्ट इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद सिल्वर आयन एट कैथोड पर एनोड पर कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है और एट द एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, कमेंट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट बता रहा है कि केएसपी का वैल्यू बहुत कम है,
KSP कम है मींस AgCl की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पर बहुत कम है और वो एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आप इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने बताया है उस तरह से लिख करके मुझे दिखा सकते हैं।